हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स क्या होते हैं, क्या इसमें कैसे फ्रिक्शन काम करता है, क्या उसमें आपका जो है आपकी जितनी भी कौन कौन से टाइप के फ्लूइड यूज़ करते हैं हम, जर्नल और बेयरिंग कैसे काम करता है। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे कुछ हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है क्रिटिकल प्रेशर ऑफ जनरल बेयरिंग। तो क्रिटिकल प्रेशर ऑफ जनरल बेयरिंग की अगर बात करें तो क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है? क्रिटिकल प्रेशर वो प्रेशर होता है जो हम किसी भी जनरल बेयरिंग में लेके चलते हैं, मतलब मिनिमम ऑपरेटिंग प्रेशर कहते हैं इसको। मिनिमम ऑपरेटिंग प्रेशर यानी कि ये मिनिमम प्रेशर है, इस प्रेशर पे ही ऑपरेट करेगा। ओके, अब मैं और इसको और दूसरी टर्म में समझाऊं। वो प्रेशर जहां पे ऑयल फिल्म ब्रेक हो जाती है, यानी कि एक प्रेशर होता है ना, जो प्रेशर झेल सकता है कोई भी हमारा बेरिंग, तो वो मिनिमम प्रेशर यहाँ पे ऑयल फिल्म हमारी ब्रेक हो जाती है। और जहाँ पे मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट बिगिन हो जाता है तो उसे बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर और मिनिमम ऑपरेटिंग प्रेशर। ठीक है, इसकी वैल्यू, ये एक्चुअली इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड है, स्मॉल पी इक्वल्स टू जेड एन अपॉन 4.75 इंटू 10⁻⁶ डी बाई सी होल स्क्वायर, डी बाई सी होल स्क्वायर है। ओके, ये डी बाई सी होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद एल बाई स्मॉल एल अपॉन डी स्मॉल डी प्लस स्मॉल एल न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, और जो जेड है उसकी वैल्यू होगी केजी पर मीटर पर सेकेंड में। ओके, तो ये बेसिकली हमारा मिनिमम ऑपरेटिंग प्रेशर होता है। और जेड एन बाई पी आपको पता ही से क्या था, बियरिंग मॉडुलस था वो हमारा। ठीक है, तो एक तो ये अलग चीज हो गई। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा समरफोल्ड नंबर, समरफोल्ड समरफेल्ड नंबर, सॉरी इट इज समरफेल्ड नंबर। समरफेल्ड नंबर जो हमारा होता है ये डायमेंशनलेस पैरामीटर है और ये डिजाइन में यूज किया जाता है बेसिकली जनरल बेयरिंग के। तो इसका सिंपल है जेड बाई पी अपॉन इंटू स्मॉल डी सी बी स्मॉल डी बाई सी होल स्क्वायर। ओके, और अगर डिजाइन पर्पज के लिए वैल्यू लेनी है तो जेड एन बाई पी डी बाई सी होल स्क्वायर की जो वैल्यू लेते हैं 14.3 इंटू 10⁻⁶ इसकी वैल्यू हमें ली जाती है। ओके, अब बात आती है, ऑब्वियसली बात है, जब कोई जनरल बेयरिंग काम करता है तो उसके बीच में फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होती है ना। कोई हीट जनरेट होगी तो वो हीट डिसिपेट भी होगी, जब हीट जनरेट होगी तो हीट डिसिपेट भी होगी। हमने आईसी इंजन में जो पढ़ा था हमने ये देखा था कि वहाँ हीट जनरेट, हमने हीट जनरेशन का नहीं पढ़ा, हमने चीज़ हमने पढ़ा कि लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है हीट को अपने साथ कैरी अवे कर लेता है या फिर कूलिंग मीडियम लगा देते हैं उसके अंदर। बट इस केस में हम डिजाइन पर्पज करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि एक्चुअल में कितनी हीट जनरेट हो रही है और कितनी हीट डिसिपेट हो रही है। अब थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में अंतर हो सकता है, बहरहाल जो प्रैक्टिकल वैल्यू है उसमें कुछ डिफरेंस होगा। तो हीट जनरेटेड का सिंपल फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं, जो आप मैथमेटिकल में हम अपने आगे न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, उसका फॉर्मूला है क्यू जी इक्वल्स टू म्यू डब्ल्यू वी न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर सेकेंड। ओके, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। अब म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। डब्ल्यू लोड ऑन द बियरिंग है हमारा, न्यूटन में लेते हैं। और वी जो है इसमें हम, ठीक है, अब मैं डब्ल्यू की बात करूँ, लोड लेते हैं तो लोड हमारा जो अगर कैलकुलेट करना है तो प्रेशर ऑन द बियरिंग इनटू प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द बियरिंग। यानी कि सिंपल अगर फॉर्मूले की बात करूँ तो इसका फॉर्मूला हो सकता है हमारा स्मॉल पी इक्वल्स टू एल इंटू, एक मिनट रुक जाइए प्लीज, वेट फॉर मोमेंट, थोड़ा सा कहीं गलत हो गया है, एक मिनट रुक जाइए, इसको हम दोबारा से चेंज कर देते हैं। ये रहने दीजिए, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। इसमें हमें P इक्वल टू एल इंटू डी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर लोड ऑन द बियरिंग, लोड हमें कैलकुलेट करना है। ओके, उसके बाद आता है कैपिटल वी, इसे बोलते हैं रबिंग वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला है पाई डी एन बाई 60। सिंपल है, इसका फॉर्मूला तो हमारा सिंपल होता है पाई डी एन बाई 60। हमने पहले भी हमने जो पहले न्यूमेरिकल किए थे उसमें भी हमने यूज किया था। और डी जो है इसकी वैल्यू मीटर्स में रहती है। ओके, और एन जो है हमारा, अगर मैं एन की बात कर रहा हूँ तो हमारा वो हमारा जो कैपिटल एन होता है वो स्पीड होती है जनरल बेयरिंग की। ये तो हमारे हीट जनरेट की बात थी। अब बात आती है हीट अगर डिसिपेट हुई तो वो कितनी हो रही है। तो हीट डिसिपेट का फॉर्मूला क्यू डी इक्वल्स टू सी ए ब्रैकेट टी बी
टी बी जो है वो बेस में है, ओके, टेम्परेचर ऑफ द बियरिंग बोलते हैं इसको, और टी ए बी जो हमारा बेस है इसे बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एयर, जूल पर सेकेंड और वॉट, ओके। सी क्या है हमारा, हीट डिसिपेशन कोफिशिएंट है, जिसकी यूनिट होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री सेल्सियस। ए हमारा प्रोजेक्टेड एरिया होता है, टीबी हमारा टेम्परेचर है बियरिंग का, टी ए हमारा टेम्परेचर है सराउंडिंग एयर का, डिग्री सेल्सियस में इसकी वैल्यू लेते हैं, ओके। अगर मैं एवरेज वैल्यू बात करूं सी की, कैपिटल सी की जो एवरेज वैल्यू होती है, हम इस सी की वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो कैपिटल एवरेज जो वैल्यू सी की लेते हैं हम, अगर स्टिल एयर है तो उसकी वैल्यू होती है 140 से लेके 420 वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस, और अगर वेंटिलेटेड बियरिंग है तो 490 से लेके 490 से लेके 1400 वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस तक, ओके। तो ये बेसिकली हमारा इसका जो कुछ हमारे टेम्परेचर रेंजेस हैं वो मैंने बता दिया आपको। अब बात करते हैं हमारा डिजाइन प्रोसीजर, किसी भी बियरिंग को ऑपरेट करने के लिए, किसी भी बियरिंग को बनाने के लिए, किसी भी बियरिंग को कैसे हमने डिजाइन करना है, बहुत सारे हम इसमें लेके चलते हैं डिजाइन प्रोसीजर, ओके। सबसे पहले बात की जाए, सबसे पहले हमें जो कैलकुलेट करना पड़ता है, डिटरमाइन द बियरिंग लेंथ बाय चूजिंग अ रेशियो ऑफ एल बाई डी, यानी कि एल बाई डी कैलकुलेट करना है और वहां से हमें इसका वो निकालना है टेबल से देख के, ठीक है। हमें टेबल से कैलकुलेट करके निकालना है कि इसका जो बियरिंग लेंथ है वो कितनी होगी, मतलब बियरिंग लेंथ हमें डिटरमाइन करनी है एल बाई डी रेशियो से होगी, ओके, ठीक है। ये हमारा एक पार्ट रहा। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है चेक द बियरिंग रेशियो, अब वो टेबल में आपको दिखाऊंगा, वो टेबल पर डिपेंड करती है, ठीक है। चेक द बियरिंग प्रेशर P इक्वल्स टू, देखिए पहला पॉइंट हो गया। सेकंड नंबर चेक द बियरिंग प्रेशर P इक्वल्स टू W अपॉन L डॉट डी, ये भी हमें टेबल से चेक करना है। फिर आता है एज्यूम लुब्रिकेंट फ्रॉम टेबल, ये भी लुब्रिकेंट से हमें टेबल देखना है, एंड ऑपरेटिंग, उसका ऑपरेटिंग हमारा कितना है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना है T नॉट, ठीक है। टेम्परेचर हमारा 26.5 डिग्री सेल्सियस लेके 60 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, और 82 डिग्री सेल्सियस जो है मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है, हाई टेम्परेचर रहता है स्टीम टरबाइन के लिए, ओके। नेक्स्ट क्या होता है, ये हमने दिखा भी रखा है स्टीम टरबाइन के लिए, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है डिटरमाइन द ऑपरेटिंग value of Zn by P for assumed bearing temperature and check this value with corresponding value टेबल में, पहले Zn by P कैलकुलेट करना है, उसकी करस्पॉन्डिंग हमें टेबल में चेक करनी है वैल्यू, टू डिटरमाइन द पॉसिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग फ्लूइड फिल्म ऑपरेशन, ये कितना फ्लूइड फिल्म जो है हमारी ऑपरेट कर पाएगी नहीं कर पाएगी, ओके। उसके बाद है एज्यूम अ क्लियरेंस रेशियो C by D फ्रॉम टेबल, ये भी C by D से हम क्लियरेंस रेशियो चेक करना है। उसके बाद आता है डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बाय यूजिंग द रिलेशन, फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है रिलेशन से। उसके बाद आएगा डिटरमाइन द हीट जनरेटेड, फिर क्यूडी निकालनी है, फिर हमें क्यूजी निकालना है, ओके। फिर हमें लास्ट में कैलकुलेट करना है डिटरमाइन द थर्मल इक्विलिब्रियम टू सी दैट द हीट डिसिपेटेड बिकम्स एट लीस्ट इक्वल टू द हीट जनरेटेड, डिटरमाइन द थर्मल इक्विलिब्रियम टू सी दैट हीट डिसिपेटेड जो हमारी हुई है वो एटलीस्ट उसके इक्वल है या नहीं है, ओके। इन केस अगर हीट जनरेटेड ज्यादा होती है हमारी हीट डिसिपेशन से, तो आइदर द बियरिंग इज रीडिजाइन, अगर रीडिजाइन करना पड़ेगा, नहीं तो उसको आर्टिफिशियली कूलिंग करनी पड़ेगी वाटर से। मैंने पहले भी आपसे बताया है कि जब बियरिंग है, कोई भी मैकेनिकल कंपोनेंट होता है, अगर उसके अंदर कूलिंग हीट जनरेट जो है हीट डिसिपेशन के बराबर नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है ना, जितनी हीट जनरेट हो रही है उतनी हीट डिसिपेट होनी चाहिए। अगर उतनी हीट डिसिपेट नहीं हो रही है तो इसका मतलब उसको हमें डिजाइन दोबारा करना पड़ेगा। बियरिंग के केस में भी यही है, अगर हीट डिसिपेशन हमारा ज्यादा होगा हीट डिसिपेशन से, ठीक है, तो हमें फिर दोबारा रीडिजाइनिंग करनी पड़ेगी या फिर आर्टिफिशियल कूलिंग करनी पड़ेगी, और अगर वो इक्वल है तो देन इट्स ओके, ओके। अब बात जितनी भी हमने टेबल्स की बात की है, अब देखो टेबल्स हो सकता है मैं जो बुक प्रेफर कर रहा हूँ वो दूसरी है, आप जो बुक देख रहे हैं वो बुक दूसरी हो सकती है, ओके। तो हमने जो बुक के अकॉर्डिंग जो हमने टेबल बताई हैं वो टेबल कुछ ही हैं। अगर हमारा मशीनरी कैसी है, ओके, ऑटोमोबाइल एयरक्राफ्ट है, 4 स्ट्रोक गैस एंड ऑयल इंजन है, 2 स्ट्रोक गैस एंड ऑयल इंजन है, कौन से हैं वो डिपेंड करता है हमारी उसकी। तो यहाँ से हमें जो भी वैल्यू देखी है, हमने सी बाई डी देखा है, ये देखिए हमने सी बाई डी देखा है, हमने एल बाई डी रेशियो जो देखना है हमने, वो डिपेंड करते हैं हमारा
मशीन का इक्विपमेंट क्या है। ओके, जो मशीन का इक्विपमेंट होगा स्टेशनरी स्लो, वो न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग है कि न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। ओके, तो यहाँ से हमें वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमें ये चीज़ चेक करनी है प्रेशर में, पी और जेड में चेक करनी है कितनी कितनी वैल्यूज होंगी यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा बेसिकली ये टेबल जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो टेबल ये थी, C/D L/D रेशियो को हमें चेक करना है। ओके, आगे दूसरी टेबल जो आती है वो ये है, वो टाइप ऑफ ऑयल जो हमने बात करी थी इस पॉइंट में। देखिए एक पॉइंट था, मैं आपको पॉइंट दिखाता हूँ। देखिए, एज्यूम ए लुब्रिकेंट, ये जो हमारा पॉइंट है ये वाला है ऑपरेटिंग टेम्परेचर, तो ये हमें लुब्रिकेटिंग के ऊपर होता है कि हमें लुब्रिकेटिंग ऑयल कौन सा लेना है। ओके, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल देखिए जैसे यहाँ है ऐसे ही कौन सा है 10 है, तो कितना डिग्री सेल्सियस पे ऑपरेट कर रहा है, उसकी एब्सोल्यूट विस्कोसिटी कितनी है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे लेके चलना है और उसी के अकॉर्डिंग हम इसको फुलफिल करेंगे रिक्वायरमेंट को। ठीक है, तो बेसिकली मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि कैसे डिजाइनिंग की जाती है, होप आप लोगों को डिजाइनिंग क्लियर हुई होगी कि डिजाइनिंग में हमारे जो पॉइंट्स हैं वो होनी चाहिए। और अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ है तो मैं अगले वीडियो में इस पे एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, एक या दो न्यूमेरिकल्स हम सॉर्ट आउट करेंगे। इस न्यूमेरिकल्स की हेल्प से हम आपको बताएंगे कि आपसे कैसे सॉल्व करना है, क्या स्टेप्स होते हैं। बेसिकली तो स्टेप्स यही हैं जिसमें बताए गए हैं, जितने भी स्टेप्स हैं हमारे। ओके, ये जितने भी स्टेप्स हैं ये स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं, इसी स्टेप्स के अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, तो होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।